स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में नॉर्थ ईस्ट सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके डिपार्टमेंट और जीके के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में अगर आप हमारे साथ रेगुलर क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या फिर अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए बुक्स आप परचेज करना चाहते हैं, GDS टू MTS बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। 2023 के PAS से क्वेश्चन पेपर्स की बुक मिल जाएगी। इसमें सभी पोर्शन होंगे, मैथ वाला भी होगा, रीजनिंग वाला भी होगा। रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए आपको वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे और मैथ वाले पोर्शन के लिए वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। मैथ सॉल्यूशन बुक में भी रहेगा। PAS से सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। पोस्टमैन मेल गार्ड सिलेबस की बुक आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार एक बुक, क्वेश्चन ओशियन बुक, जिसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उन सभी टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है, तो प्रैक्टिस करने के लिए इससे बेहतर बुक आपको नहीं मिलेगी। और अगर आप इस बुक के सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू इस बुक में से देखने को मिल जाएंगे। क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको परचेज करनी है, 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। The remitter of a money order which has not been paid may require that the amount be paid to some person other than the payee named in the order. The required change will be made on payment of a second commission. This second commission is, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के लिए मनी ऑर्डर भेजता है। अब जिसके लिए भी मनी ऑर्डर भेजा जाएगा उस व्यक्ति का नाम मनी ऑर्डर के ऊपर लिखा होता है, लेकिन जो रिमिटर है, मनी ऑर्डर भेजने वाला है, वो ये चाहता है कि जो नाम मनी ऑर्डर के ऊपर प्राप्तकर्ता के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि जिसको भी उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उस मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाए। तो ये किया जा सकता है अगर मनी ऑर्डर अभी तक भुगतान उसका नहीं किया गया है, और इसको करने के लिए एक सेकंड कमीशन की ज़रूरत पड़ती है, जो किसके बराबर होता है, इक्वल टू दी फर्स्ट कमीशन। तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी मनी ऑर्डर भेजा जाता है, आप मनी ऑर्डर के प्राप्तकर्ता में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑफिस ऑफ पेमेंट में चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मनी ऑर्डर का जो पेई है, पेई कौन होता है मनी ऑर्डर में, जिसको मनी ऑर्डर दिया जाना है, तो उसके नाम में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन उस मनी ऑर्डर का अभी तक भुगतान नहीं हुआ होना चाहिए। अब इसके लिए चार्जेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले जो मनी ऑर्डर की रिडायरेक्शन होती है उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप जो एड्रेसी है या जो भी आपका पेई है उस मनी ऑर्डर का, उसके एड्रेस में कोई चेंज करना चाहते हैं या प्लेस ऑफ पेमेंट भुगतान के स्थान में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जब आप मनी ऑर्डर के पेई को ही बदलना चाहते हैं, यानी कि जो पेई का नाम है उसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि जिसके लिए आपने वो मनी ऑर्डर भेजा था, अब आप चाहते हैं उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसका भुगतान किया जाए, इसके लिए आपको दूसरा कमीशन देना पड़ेगा, जो कि पहले कमीशन के बराबर रहेगा। अ बैटरी कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट ओनली बाई, एक बैटरी केवल किसके माध्यम से, डाक द्वारा भेजी जा सकती है। तो किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड आइटम्स में नहीं आती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Subject to certain other conditions, the conditions laid down in clause 145 of Post Office Guide Part 1, that a parcel shall not contain more than one written communication of the nature of a letter or having the character of a personal communication shall not apply to। तो कुछ अन्य शर्तों के अधीन डाकघर गाइड भाग 1 के खंड 145 में निर्धारित शर्तों के अनुसार एक पार्सल में एक से ज़्यादा
पत्र की प्रकृति का एकल लिखित संचार या पार्सल के प्राप्तकर्ता को संबोधित व्यक्तिगत संचार की प्रकृति का एक से ज़्यादा एकल लिखित संचार नहीं होना चाहिए, किसके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होती है। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। ऑफिशियल पार्सल के ऊपर जिसमें ऑफिशियल फाइल्स वगैरह होती हैं उसके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होती है। तो जब पार्सल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि पार्सल में कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, सिवाय किसके, सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी प्रकृति पत्र की हो, या फिर उसमें कोई भी व्यक्तिगत संचार हो प्राप्तकर्ता के लिए जो पार्सल का रहेगा, लेकिन वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए, उसके अलावा कोई भी लिखित संचार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं ऑफिशियल पार्सल, आधिकारिक पार्सल के ऊपर लागू नहीं होती हैं। द मोबाइल ऐप यूज्ड फॉर लेटर बॉक्स क्लियरेंस बाय द लेटर बॉक्स पियनिस, लेटर बॉक्स चपरासी द्वारा लेटर बॉक्स की निकासी के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। तो कौन से यूज़ किया जाता है, अन्यथा ऐप का यूज़ किया जाता है। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The renter can demand that a post box of any particular number or a post box in any particular row or position should be allotted to him. किराएदार मांग कर सकता है कि उसे किसी खास नंबर का पोस्ट बॉक्स या किसी खास पंक्ति या किसी खास स्थान पर पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाए। तो क्या बोला गया कि मान लीजिए पोस्ट बॉक्स का किराएदार है, वो ये डिमांड कर सकता है कि उसको किसी पर्टिकुलर नंबर का ही पोस्ट बॉक्स दिया जाए। यानी कि जैसे मैं डिमांड कर देता हूँ कि मुझे 10 नंबर वाला पोस्ट बॉक्स ही चाहिए, या फिर मैं डिमांड करता हूँ कि मुझे इसी रो या इसी पोजीशन पर पोस्ट बॉक्स चाहिए, तो क्या मैं ऐसी डिमांड कर सकता हूँ। करेक्ट आंसर आएगा बी, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी डिमांड नहीं कर सकता। ना तो मैं किसी पर्टिकुलर नंबर के पोस्ट बॉक्स के लिए बोल सकता हूँ, ना ही मुझे इस पर्टिकुलर रो या पोजीशन पर वो पोस्ट बॉक्स चाहिए, ऐसी कोई डिमांड मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In the event of renter of a post box changing his business address or shifting his office to another place, he should invariably inform the postmaster of the change within of such change. तो कोई भी पोस्ट बॉक्स का किराएदार है वो क्या करता है, अपना बिजनेस एड्रेस चेंज करता है, यानी कि अपना व्यावसायिक पता बदलता है, या फिर अपना कार्यालय किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो उसको ऐसे परिवर्तन के बारे में कितने दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर को सूचित करना होगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। 7 दिनों के भीतर उसको इस चेंज के बारे में पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है या इसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो बिना कोई कारण बताए पोस्ट बॉक्स को विड्रॉ कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। In the case of photographs sent by packet post, the name and address of the should always be written on the back of the photograph. जब भी पैकेट पोस्ट के माध्यम से कोई भी फोटोग्राफ भेजी जाती है तो उस फोटोग्राफ के पीछे, क्या पैकेट के पीछे नहीं बोला है, उसके ऊपर तो एड्रेस और सेंडर दोनों का एड्रेस लिखा होगा, लेकिन उसके अंदर जो आप फोटोग्राफ भेजेंगे उसके पीछे किसका नाम और पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जो प्रेषक होगा यानी कि उस पैकेट को भेजने वाला होगा उस व्यक्ति का नाम उसके पीछे लिखा जाना चाहिए। क्यों लिखा जाना चाहिए, ताकि पैकेट अगर फट जाए या उसमें से फोटोग्राफ बाहर आ जाए, ऐसी स्थिति में अगर फोटोग्राफ के पीछे प्रेषक का नाम और पता होगा तो वो फोटोग्राफ उसको वापस भेजे जा सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द एड्रेस शुड बी रिटन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि जो आपने एड्रेस लिखना है वो लंबाई के पैरेलल लिखना होगा। किसकी लंबाई के पैरेलल, जो भी कवर होगा। मान लीजिए आप कोई लेटर भेजते हैं और ये लेटर का कवर है,
इसके ऊपर जो आप एड्रेस लिखेंगे वो लंबाई के समानांतर यानी कि इस वाली दिशा में लिखेंगे, इसकी ये लेंथ है और इसी डायरेक्शन में आपको एड्रेस लिखना है। दूसरी बात, इन दी लोअर हाफ, नीचे वाले हाफ में, अब मैंने इसके दो हाफ कर दिए, ये वाला अपर हाफ और ये वाला क्या आ जाएगा लोअर हाफ। तो इसमें पहले दो चीज़ें बता दी कि एड्रेस की डायरेक्शन इस वाली तरफ को होगी, दूसरी लोअर हाफ में होगी यानी कि नीचे वाली तरफ, नीचे की तरफ को लिखेंगे, ऊपर वाले हाफ में नहीं लिखेंगे। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, अब इसकी राइट हैंड साइड ये वाली है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपने राइट हैंड साइड में लिखना है। ऑफ द फ्रंट ऑफ द आर्टिकल, लीविंग अ क्लियर मार्जिन एट लीस्ट 3 सेंटीमीटर एट टॉप फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स एंड लेबल। फिर उसके बाद यहाँ से आपने 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देना है ताकि उसके नीचे आप जो भी स्टैम्प या लेबल या कोई भी पोस्ट मार्क या अदर कोई भी इंडिकेशन है उसको दे सकें। तो ले दे के बोलने का मतलब ये है कि आपका जो एड्रेसी का या प्राप्तकर्ता का एड्रेस रहेगा वो इस वाली जगह पर लिखा जाएगा। और डाक टिकट, अन्य कोई भी पोस्ट मार्क है, कोई भी लेबल है, वो लगाने के लिए ऊपर से आपने कम से कम 3 सेंटीमीटर का गैप ज़रूर छोड़ना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जब पता लिखते हैं तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो क्या आ जाएगा, द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कॉइन्स, बुलियंस, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी और बैंक नोट्स मे बी सेंट बाई द इनलैंड पोस्ट ओनली। सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा या बैंक नोट केवल किसके द्वारा अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। तो कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी या सोने या चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तुएं, बैंक नोट, ये सारी क्या चीज़ें हैं, कीमती वस्तुएं हैं। तो जब भी कोई कीमती वस्तु डाक के माध्यम से भेजनी हो उसकी हमेशा आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंश्योर्ड पोस्ट या बीमित डाक के माध्यम से आप इस तरह की वस्तुएं भेजेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The public are advised not to use sealing wax for seals outside, except when such seals are necessary for the protection of the articles to which they are applied. जनता को सलाह दी जाती है कि वे किस तरह की वस्तुओं को बाहर से सील करने के लिए सीलिंग वैक्स का उपयोग ना करें, सिवाय इसके कि जब ऐसी सीलें उन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों जिन्हें उन पर लगाया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास 10th का क्या आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड लेटर्स एंड पैकेट्स। तो लोगों को सलाह दी जाती है कि जब भी वो अनरजिस्टर्ड लेटर या पैकेट भेज रहे हैं इनको बाहर से सील करने के लिए कभी भी सीलिंग वैक्स का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, दूसरी डाक वस्तुओं को नुकसान हो सकता है। तो ये सलाह दी जाती है कि आपने जहाँ तक हो सके अनरजिस्टर्ड लेटर्स और पैकेट्स के ऊपर सीलिंग वैक्स का उपयोग करने से बचना है जब तक कि ऐसी सील उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक ना हो। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी अनरजिस्टर्ड लेटर या पैकेट है जिसके बाहर आपको सीलिंग वैक्स का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इसकी सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है, तो उस सीलिंग वैक्स के ऊपर आपको या तो टिश्यू या फिर पतले कागज़ का एक छोटा टुकड़ा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि वो सीलिंग वैक्स किसी दूसरे आर्टिकल के साथ ना चिपके, उसको नुकसान ना पहुंचाए। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इफ़ द पोस्टेज रिक्वायर्ड ऑन एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी is more than the value of the stamp printed on the article, the difference can be made good by the affixing additional postage stamps of the requisite value. यदि उभरी हुई डाक स्टेशनरी पर आवश्यक डाक शुल्क डाक वस्तु पर मुद्रित टिकट के मूल्य से अधिक है तो अपेक्षित मूल्य के अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर अंतर को पूरा किया जा सकता है। तो एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी क्या होती है, जैसे आपने पोस्ट ऑफिस का जो एनवल्प होगा उसको देखा होगा, 5 रुपये का वो आता है और उसके ऊपर यहाँ पर 5 रुपये की डाक टिकट उभरी हुई होती है, वो उसके ऊपर लगी नहीं होती, जो एनवल्प होता है उसी के अंदर वो प्रिंट होती है, उसको कहते हैं एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी। अब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि किसी डाक वस्तु को आपने भेजना है, मान लीजिए आपने एक लेटर भेजना है, लेटर भेजने के लिए जो चार्जेस बन रहे हैं वो 10 रुपये बन रहे हैं, लेकिन एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी है यानी कि एनवल्प है
उसके ऊपर 5 रुपये की डाक टिकट उभरी हुई है। तो आप जो डिफरेंस है, क्योंकि आपको 10 रुपये देने हैं, 5 रुपये की टिकट पहले से ही उसके अंदर प्रिंट है, तो बाकी आप ये 5 रुपये जो बचेंगे उनका भुगतान कैसे करेंगे? तो ये भुगतान कैसे करेंगे? आप अतिरिक्त मूल्य यानी कि जो भी आपको एडिशनल उसके ऊपर पोस्टेज स्टैंप एडिशनल चार्जेस देने हैं, उसके लिए आप अतिरिक्त डाक टिकट का यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। अबव स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे उस डिफरेंस को पूरा किया जाता है? आप एडिशनल पोस्टेज स्टैंप उसके ऊपर लगा सकते हैं रिक्विसाइट वैल्यू की, यानी जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार अतिरिक्त डाक टिकट लगाकर आप डिफरेंस को पूरा कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द पब्लिक बिजनेस आवर्स फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज एंड फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी इज। संदर्भ और पूछताछ और डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री के लिए सार्वजनिक व्यवसाय के जो घंटे रहते हैं वो क्या रहते हैं? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस, कार्यालय के पूरे कार्य घंटों के दौरान। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में संदर्भ या पूछताछ के लिए, डाक टिकट बेचने के लिए या फिर स्टेशनरी वगैरह बेचने के लिए क्या समय रहता है, तो कार्यालय के पूरे कामकाज के घंटों के दौरान, यानी कि जिस समय पोस्ट ऑफिस के कार्य घंटे होते हैं, वर्किंग आवर्स होते हैं, उन पूरे घंटों के दौरान या उस पूरे समय के दौरान ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। So far as the public is concerned, there is generally no difference in the character of services rendered by sub post offices and head post offices except in regard to, जहाँ तक जनता का संबंध है, इनके लोगों का जो संबंध है, आमतौर पर उप डाकघरों और प्रधान डाकघरों में प्रदान की जाने वाली सेवा के चरित्र में किस चीज़ को छोड़कर कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि लोगों को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं सब पोस्ट ऑफिस में और हेड पोस्ट ऑफिस में, वो लगभग एक समान होती हैं, सिवाय कुछ एक पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस को छोड़कर। यानी कि कुछ पोस्ट ऑफिस बचत बैंक लेन देनों को छोड़कर प्रधान डाकघर और उप डाकघर में लोगों को जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके चरित्र में कोई भी फर्क नहीं होता है। 13th की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज सेटअप इन, भारत का जो पहला डाकघर है कहाँ पर स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, कोलकाता में उसे स्थापित किया गया था। As per annual report for the year 2022-2023 of Department of Post, the number of post offices in India is। डाक विभाग की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या जो अब कितनी है? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, 1,59,251। प्रेजेंट में भी आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी तक आपकी 23-24 की एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। द डिजिटल कॉपी ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, डाक जीवन बीमा या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की डिजिटल प्रति किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, तो डिजी लॉकर ऐप होती है, उसमें आप अपनी डिजिटल कॉपी प्राप्त कर सकते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की। The survival benefits of a 15 years PLI anticipated endowment assurance plan is paid at the end of 15 साल की PLI प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा योजना के उत्तरजीविता लाभ का भुगतान किसके अंत में या कैसे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। सबसे पहले बात करें एंटीसिपेटेड एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? इस पॉलिसी में आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाती हैं, यानी कि समय समय पर आपको लाभ दिए जाते हैं। अब लाभ जो दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं? क्योंकि ये 2 टर्म की पॉलिसी होती है, या तो 15 वर्ष वाली आप ले सकते हैं या 20 वर्ष वाली पॉलिसी आप ले सकते हैं। अगर आप 15 वर्ष वाली पॉलिसी लेते हैं तो 3 का टेबल आपको याद रखना है और 6 से आपने शुरू कर देना है। 3 दूनी 6, फिर उसके बाद 3 तिये 9, 3 चौके 12, यानी कि 3 के टेबल को आपने याद रखना है 15 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए। 6 वर्ष
9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर आपको इसमें सर्वाइवल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है अगर वो ज़िंदा है तो उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब वो पॉलिसी को लिए हुए 6 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसको 20% मिलता है। यानी कि जो भी पॉलिसी का अश्योर्ड होता है सम, उसके अकॉर्डिंग 20% मिलेगा। फिर जब पॉलिसी के 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसको 20% फिर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 12 साल जब पूरे हो जाते हैं तो फिर से पॉलिसी का जो भी है 20% दिया जाता है। इस तरह से इन 3 वर्षों में उसको टोटल 60% दे दिया जाएगा। फिर जो इसमें से 40% बचेगा, 40% बचेगा, प्लस जो भी उसके ऊपर बोनस बनेगा वो आपको पॉलिसी पूरी होने पर यानी कि 15 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा। इसी तरह से 20 वर्षीय भी पॉलिसी होती है, उसमें आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं 8, 12 और 16, तो वहाँ पे आप 4 का टेबल याद रख सकते हैं। 8, 12 और 16 ईयर्स पूरे होने पर 20% और फिर जो 40% बच जाएगा वो मैच्योरिटी के समय बोनस के साथ आपको दिया जाएगा। Another name of PLI Convertible Whole Life Assurance Plan is PLI परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा योजना का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने हर वीडियो में आपको इसके लिए ट्रिक बताई है कि याद कैसे रखना है। कन्वर्टिबल, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको एक सुविधा दी जाती है कि अगर आप कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी लें तो आप इसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी में। कन्वर्टिबल क्या हो गया? आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई? एक सुविधा आपके लिए हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे सुविधा पॉलिसी। संतोष किसको कहते हैं? एंडोवेंट एश्योरेंस को कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें आप प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी चूज कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित ये चूज कर सकते हैं कि आपको किस एज में मैच्योरिटी चाहिए। तो एक क्या हो जाएगा? संतोष हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले चूज कर लिया कि आपको इस एज में मैच्योरिटी मिले, उसी एज में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। सुरक्षा की बात करें, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण जीवन बीमा, इसका नाम है, पूरे जीवन के लिए आपको सुरक्षा मिलती है। सुमंगल, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी, जैसे हमने अभी पीछे बात की, 15 और 20 वर्ष की ये होती है। इसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, समय समय पर आपके मंगल की कामना करते हुए आपको रिटर्न्स दी जाती है कि आप ठीक ठाक रहें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा, बाकी आपने ट्रिक से याद कर लेनी है। Deposits can be made under महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन। तो किसके बीच की अवधि के दौरान महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत जमा किया जा सकता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच में आप MSSC में डिपॉजिट कर सकते हैं। How many installments can be made in a public provident fund account in a financial year subject to maximum deposit of rupees 1.5 lakh? लोक भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने पर कितनी किस्तें जमा की जा सकती हैं? यानी कि आपका जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, लोक भविष्य निधि खाता होता है, उसमें आप मैक्सिमम एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। अब वो 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए आप कितनी किस्तें जमा कर सकते हैं? तो इसमें कितनी भी किस्तें जमा की जा सकती हैं। मतलब ये तो मैक्सिमम लिमिट है कि मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब पीपीएफ खाते में आप चाहे जितनी मर्जी इंस्टॉलमेंट्स कर लें, आपकी मर्जी है, उसमें आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलेगी। इफ़ द इंटरेस्ट बेयरिंग बैलेंस ड्यूरिंग अ मंथ इज लेस देन इट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यदि एक महीने के दौरान ब्याज युक्त शेष राशि कितने से कम है तो इसे ब्याज गणना के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 21 की बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। किसके बारे में बोला गया है? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में बोला गया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग का जो अकाउंट होता है उसमें यदि एक महीने के दौरान ब्याज युक्त शेष राशि कितने से कम है तो ब्याज के लिए उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट वेयरिंग बैलेंस है, ये क्या चीज़ हो जाएगी? आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में जो बैलेंस महीने की 10 तारीख और महीने के एंड के बीच में सबसे कम होता है,
यानी कि महीने की 10 तारीख से लेके महीने के एंड में जो सबसे कम बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, उस बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट वेयरिंग बैलेंस हो जाएगा। महीने की 10 तारीख से लेके महीने के एंड के बीच में जो भी आपके अकाउंट का मिनिमम बैलेंस होगा, तो अगर मिनिमम बैलेंस जो है वो 500 रुपीज़ से कम चला जाता है तो आपको उस महीने के लिए कोई भी इंटरेस्ट, यानी कि उसकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी इंटरेस्ट के लिए। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। बट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, डाकघर बचत बैंक खाते का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड क्या है, यानी कि IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसको भी आपने याद रखना है। आप बोलते हैं IFSC कोड क्या होता है, तो इसका जो IFSC कोड है वो क्या है, IPOS 4x0 DOP। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। The term comprises all the bags, articles and documents which must be dispatched every day or at regular intervals। कौन से शब्द में वो सभी बैग, सभी लेख और दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें हर दिन या नियमित अंतराल पर भेजा जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ड्यू मेल उसे कहा जाता है। दे डाक जो है इसमें वो सारे बैग आ जाएंगे, वो सारे आर्टिकल या डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिन्हें आपको डेली भेजना होता है, डेली रिसीव करना होता है या रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर भेजना और प्राप्त करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपका आ जाएगा जो होता है डेली अकाउंट, ठीक है, वो क्या आ जाएगा कि ड्यू डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डेली अकाउंट डेली भेजा जाता है। फिर बैग की एग्जांपल ले लेते हैं, आपका ब्रांच ऑफिस बैग है, आपका अकाउंट बैग है, रजिस्टर्ड बैग है, ये सारे बैग क्या हो जाएंगे, ट्रांजिट बैग हैं, ड्यू बैग हो जाएंगे क्योंकि डेली बेस के ऊपर बनते हैं या रेगुलर इंटरवल के ऊपर बनते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। बी ऑर्डर्स आर इशूड बाई, बी आदेश जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस के द्वारा जारी किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो बी ऑर्डर हो चाहे ए ऑर्डर हो चाहे टीवी ऑर्डर हो, 3 तरह के ऑर्डर आपने याद रखने हैं, क्योंकि यही 3 तरह के ऑर्डर हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और ये सुपरिटेंडेंट RMS के द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना, रेलवे डाक सेवा के अधीक्षक द्वारा जारी होते हैं, ना कि पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक के द्वारा। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बी ऑर्डर किसके लिए होते हैं, फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स इन मेल ऑफिस, मेल ऑफिस में जो भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं सुपरिटेंडेंट RMS के, उनके कर्तव्य के मार्गदर्शन में, ठीक है, उनकी गाइडेंस के लिए ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, आर हाउसेज और रूम्स प्रोवाइडेड एट टर्मिनल और चेंजिंग स्टेशंस फॉर द अकोमोडेशन ऑफ मेल एजेंट्स, मेल गार्ड्स एंड वैन पियंस वेयर एब्सोल्युटली नेसेसरी। मेल एजेंटों, मेल गार्डों या वैन चपरासियों के आवास के लिए जहां बिल्कुल आवश्यक हो, अंतिम या बदली स्टेशनों पर उपलब्ध कराए गए घर या कमरे को हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे रेस्ट हाउसेज। क्या विश्राम गृह उन्हें कहा जाता है। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो विश्राम गृह ऐसे हाउस या रूम होते हैं जो टर्मिनल या चेंजिंग स्टेशन पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टर्मिनल क्या होता है, अंतिम स्टेशन या बदली स्टेशन, ठीक है, उनके ऊपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। किसके निवास के लिए, मेल एजेंट, मेल गार्ड या वैन पियन इत्यादि के निवास के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं जहां पर ऐसी आवश्यकता होती है। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which is used between branch office and its account office to enclose cash bags and all articles, documents, etc. exchanged with their account office। किसका उपयोग शाखा कार्यालय और उसके लेखा कार्यालय के बीच नकदी बैग, लेखा कार्यालय के साथ आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं, दस्तावेजों आदि को संलग्न करने के लिए किया जाता है। 26 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ब्रांच ऑफिस बैग्स का उपयोग किया जाता है। तो ब्रांच ऑफिस बैग का यूज़ किया जाता है ब्रांच ऑफिस और उसके अकाउंट ऑफिस के बीच में कैश बैग इत्यादि को, या अकाउंट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में एक्सचेंज किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रख कर भेजने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉर्टिंग असिस्टेंट हु वर्क्स विद अ सॉर्टिंग ऑफिस
over only a portion of its working hours to assist the set where the work is heavy is called as। छंटाई सहायक जो अपने कामकाज के घंटों के दौरान छंटाई कार्यालय के साथ उस सेट में काम करता है जहां काम अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे एक ऐसे छंटाई सहायक की बात की है जो क्या करता है अपने वर्किंग आवर्स के दौरान, ठीक है, यानी कि इसके खुद के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके दौरान एक छोटे से पोर्शन मतलब अगर इसके 8 घंटे के वर्किंग आवर्स हैं तो उसमें से 2 या 3 घंटे इस तरह से जो वर्किंग आवर्स हैं उनके थोड़े से पोर्शन में उस सेट में छंटाई कार्यालय के उस सेट में सहायता करता है जहां पर काम ज़्यादा होता है, उसको हम क्या कहते हैं सब्सिडायरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहते हैं। 27 की डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। A transcription center is a cell established in a situated normally at the headquarters of the circle or at any other convenient sorting office in the circle। लिप्यंतरण केंद्र कहाँ पर स्थित एक सेल होता है जो आमतौर पर सर्कल के मुख्यालय या सर्कल में किसी अन्य सुविधाजनक छंटाई कार्यालय में स्थित होता है। तो 28 की जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर जो है एक सॉर्टिंग ऑफिस का सेल होता है, यहाँ पे आंसर साथ में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन सेंटर या लिप्यंतरण केंद्र क्या करता है रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए पतों को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। तो किसका सेल होता है सॉर्टिंग ऑफिस का, क्योंकि पत्रों की छंटाई सॉर्टिंग ऑफिस में होती है। सॉर्टिंग ऑफिस में ऐसे आर्टिकल भी होते हैं जिनके ऊपर लोकल लैंग्वेज में एड्रेस लिखा होता है, तो उस एड्रेस को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होते हैं जो कि सॉर्टिंग ऑफिस में स्थित होते हैं। और कौन से सॉर्टिंग ऑफिस में, जो सर्कल हेडक्वार्टर में, ठीक है, सर्कल हेडक्वार्टर में या किसी अन्य कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस जो सर्कल में होगा वहां पर उपस्थित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिसेज called sub and branch offices which have been placed under its account jurisdiction। किसके डाक, ठीक है, यहाँ पे हमें बता रहे हैं क्या डाक घरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें यह स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल होते हैं जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है और जिन्हें इसके लेखा क्षेत्राधिकार के तहत रखा जाता है। 29 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय की ये डेफिनेशन है। हेड ऑफिस के बारे में बताया गया कि हेड ऑफिस क्या होता है, एक ग्रुप होगा पोस्ट ऑफिसेज का, उस ग्रुप का ये मेन ऑफिस होगा, मुख्य कार्यालय होगा, ठीक है। हेड ऑफिस क्या होता है, डाक घरों का एक समूह होगा, उस समूह का जो मेन ऑफिस होगा वो हेड ऑफिस होगा। अब इस ग्रुप में यानी कि जो डाक घरों का ग्रुप होगा इसमें ये स्वयं भी आएगा, ये छोटे कार्यालय भी आएंगे जिन्हें सब और ब्रांच ऑफिसेज कहा जाता है, जिन्हें इसके लेखा क्षेत्राधिकार में रखा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, हेड ऑफिस कहा जाएगा। The minimum quantity of articles to be posted at a time under bill mail services, बिल मेल सेवा के अंतर्गत एक समय में पोस्ट किए जाने वाले लेखों की न्यूनतम मात्रा कितनी है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 5000 है। अब ये जो बिल मेल सर्विस है इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बिल है, मासिक अकाउंट बिल है, इस तरह के कोई भी और माध्यम से जो संचार किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बिल मेल सर्विस। नेशनल बिल मेल सर्विस में जो मिनिमम पोस्टिंग होगी आर्टिकल्स की 10,000 होगी और डायरेक्ट पोस्ट में 1000 होगी। आगे चलते हैं। जीके के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल हायरार्की इन पब्लिक ऑफिसेस। सार्वजनिक कार्यालयों में कार्यालय पदानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 31 की जो सही ऑप्शन आएगी वो आएगी आपके पास सी। कैन अप्रोच लोकल एमएलए और एमपी टू ब्रिंग इन्फ्लुएंस अपॉन एनी सुपीरियर अथॉरिटी फॉर ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन एक्स्ट्रा। तो अगर आप क्या करते हैं स्थानांतरण, मतलब आप अगर दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, पोस्टिंग लेना चाहते हैं या आप प्रमोशन चाहते हैं, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी पर प्रभाव डालने के लिए आप स्थानीय विधायक या सांसद से संपर्क करते हैं तो एक गलत चीज़ होती है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी।
Idu Mishmi Textiles is a handicraft product basically from. Idu Mishmi Textile मूल रूप से किसका हस्तशिल्प उत्पाद है? करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। आगे चलते हैं, रानी गाइदिनलिउ द नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मूव्ड अक्रॉस विलेजेस इन ऑल द बिलो स्टेट्स एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर 34 का सी आ जाएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के अलावा बाकी दिए गए राज्यों में चली, यानी कि मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम के गांवों में चली गई थी। आगे चलते हैं, द इन्वेंटर ऑफ द मणिपुरी रास लीला डांसेस। मणिपुरी रास लीला नृत्य के आविष्कारक कौन है? 35 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, राजश्री भाग्यचंद्र। 35 की करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी? बी हो जाएगी। आगे चलते हैं, इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम दिसंबर 1 2022 टू नवंबर 30 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग G20। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता थी। G20 के संबंध में कौन सा सत्य है? 36 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। द ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। तो इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ 20 में एक अंतर सरकारी मंच है, ठीक है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 36 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। स्टेट ऑफ त्रिपुरा वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। त्रिपुरा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा। तो फुल डेट आप याद रख लेना, 21 जनवरी 1972। आगे चलते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में क्या कौन शामिल होते हैं? 38 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज प्रेजेंट। भारत के किस राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मौजूद है? 39 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास भी आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश में है। इन 2026 फीफा वर्ल्ड कप हाउ मैनी टीम्स विल बी पार्टिसिपेटिंग। 2026 फीफा विश्व कप में कितनी टीमें भाग लेंगी? 40 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी, 48। आगे चलते हैं, पोस्टमैन के लिए सेकंड पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ माइनर should always be delivered to him in the presence of and after his signature or thumb impression on the receipt and acknowledgement has been attested by that person। किसी भी नाबालिग को संबोधित बीमाकृत वस्तु हमेशा किसकी उपस्थिति में और रसीद तथा पावती पर उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को उस व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद नाबालिग को वितरित की जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट जो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई बीमित आर्टिकल किसी माइनर के लिए आता है तो उसका वितरण हमेशा माइनर को ही किया जाता है, किसी और को नहीं किया जाएगा। लेकिन जब माइनर को किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल का वितरण किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा, वो प्रोसेस क्या है? तो हमेशा माइनर को इंश्योर्ड आर्टिकल उस व्यक्ति की प्रेजेंस में आपने देना है जिसके साथ वो माइनर प्रेजेंट में रहता है। वो उसके गार्डियन हो सकते हैं, वो उसके पेरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की जो सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ए, द पर्सन इन हुज केयर ही मे बी लिविंग एट द टाइम। वह व्यक्ति जिसकी देखभाल में उस समय रह रहा होगा, उस व्यक्ति की उपस्थिति में माइनर को वो आर्टिकल वितरित किया जाएगा। अब वो माइनर है, हो सकता है वो अंगूठे का निशान लगाए या उसको सिग्नेचर करने अगर आते हैं तो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर और रसीद के ऊपर माइनर के सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। फिर जिस व्यक्ति की देख रेख में वो रहता है, यानी कि जिस व्यक्ति की देख रेख में माइनर को वो आर्टिकल दिया जाता है, उस व्यक्ति से उस माइनर के सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन को आपने अटेस्ट करवाना है, सत्यापित करवाना है। फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज इलिटरेट
His thumb impression, seal, or other mark should be obtained on the receipt and acknowledgement in the presence of who should be required to attest it with his signature. यदि किसी बीमाकृत वस्तु का प्राप्तकर्ता निरक्षर है तो रसीद और पावती पर उसके अंगूठे का निशान, मोहर या अन्य निशान एक किसकी उपस्थिति में प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे अपने हस्ताक्षर के साथ इसे सत्यापित करना होगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इसमें भी आपने दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, उसका एड्रेस ही अनपढ़ है तो अटेस्टेशन जो है वो पोस्टमैन करेगा। लेकिन अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल है, बीमित डाक वस्तु है, उसका प्राप्तकर्ता अनपढ़ है तो अनपढ़ व्यक्ति के अंगूठे का निशान, सील, या अगर उसने कोई भी और मार्क उसके ऊपर यानी कि जो रसीद और एक्नॉलेजमेंट होगी उसके ऊपर लगाया है तो क्या किया जाएगा? ये जो काम होगा यानी कि उसके अंगूठे का निशान है या अन्य सील या अगर कोई मार्क लिया जाएगा रसीद और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर, एक निवासी गवाह की उपस्थिति में लिया जाएगा। फिर निवासी गवाह उसको अटेस्ट करेगा, उसका सत्यापन करेगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। It is a postman's duty to carefully examine every article made over to him for delivery and to bring at once to the notice of whom any article that is open or damaged. यह डाकिये का कर्तव्य है कि उसे वितरण के लिए प्राप्त प्रत्येक डाक वस्तु की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए और जो भी सामान खुला या क्षतिग्रस्त हो उसे तुरंत किसको सूचित करेगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो जो पोस्ट मास्टर होता है उसके ध्यान में इस चीज़ को लाया जाता है, जब भी डाकिये को डाक वस्तुएं दी जाती हैं वितरित करने के लिए, उसका सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि वो सभी डाक वस्तुओं की ध्यानपूर्वक जांच करे। क्यों करे? ताकि वो ये देख सके कि किसी भी डाक वस्तु को कोई नुकसान ना हुआ हो, कोई भी डाक वस्तु खुली हुई स्थिति में ना हो या उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना ना लग रही हो। लेकिन अगर उसके ध्यान में इस तरह की कोई डाक वस्तु आती है तो उस चीज़ के बारे में उसका फर्ज बनता है कि पोस्ट मास्टर को बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ addressee of an article cannot be found at the given address, inquiry regarding his changed address should be made from the neighbors. If trustworthy information can be obtained then, यदि किसी डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिलता है तो पड़ोसियों से उसके बदले हुए पते के संबंध में पूछताछ करनी चाहिए। तो पोस्टमैन का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब आप पोस्टमैन बनेंगे तो आपको डाक वस्तुएं दी जाएंगी वितरित करने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास एक ऐसी डाक वस्तु है जिसका प्राप्तकर्ता दिए हुए एड्रेस पर नहीं मिलता है, मतलब कि आप उस डाक वस्तु को लेके जाते हैं उस एड्रेस के ऊपर जो एड्रेस उस डाक वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने उसके पड़ोसियों से उसके बदले हुए पते के बारे में पूछताछ करनी है। आपने ये पता करना है कि उसका नया एड्रेस कहाँ पे है। तो ये कोशिश आप करेंगे। फिर कोशिश करने के बाद यदि आपको कोई भी विश्वसनीय जानकारी मिल जाती है उसके एड्रेस के बारे में, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? करेक्ट आंसर आपके पास फोर्थ का सी आ जाएगा। पोस्टमैन शुड डिलीवर द आर्टिकल एट द न्यू एड्रेस। डाकिया जो है उस आर्टिकल का नए एड्रेस के ऊपर जाकर वितरण करेगा। अब मान लीजिए एड्रेस तो है किसी दूसरे स्टेट का, तो क्या दूसरे स्टेट में चला जाएगा वितरण करने के लिए? नहीं। कब करेगा? इफ़ इट इज़ इन हिज बीट, अगर ये नया एड्रेस उसी की गश्त के भीतर है। उसकी गश्त क्या आएगी? जिसके भीतर उसको अपना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है, तो वो जगह उसकी गश्त होती है। तो अगर उसी की बीट में नया एड्रेस है तो नए एड्रेस के ऊपर जाकर वो डाक वस्तु का वितरण करेगा। लेकिन अगर उसकी बीट में वो नया एड्रेस नहीं है तो वो क्या करेगा? नया एड्रेस उस आर्टिकल के ऊपर नोट करेगा। नोट करेगा क्यों करेगा? ताकि जब वो उस डाक वस्तु को वापस डाक घर में लेकर आए तो दूसरे डाकिये को वो डाक वस्तु दी जा सके जिसके वितरण क्षेत्राधिकार में वो व्यक्ति रहता है, या फिर दूसरे किसी पोस्ट ऑफिस के लिए उसको रिडायरेक्ट किया जाए, जैसा भी मामला हो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। The transfer of articles, especially of articles brought back undelivered from one postman to another without the permission of the is strictly prohibited.
किसकी अनुमति के बिना एक डाकिये से दूसरे डाकिये को डाक वस्तुओं का स्थानांतरण, विशेष रूप से डाक बिना डिलीवर किए वापस लाई गई डाक वस्तुओं का स्थानांतरण सख्त वर्जित है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। डिलीवरी असिस्टेंट, मान लीजिए आपको एक डाक वस्तु दी जाती है वितरित करने के लिए, लेकिन उसका प्राप्तकर्ता तो दूसरे डाकिये की बीट के भीतर रहता है, तो आप क्या करेंगे? वापस आएंगे और उस डाक वस्तु को डायरेक्टली दूसरे पोस्टमैन को नहीं देंगे। इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है? डिलीवरी असिस्टेंट या वितरण सहायक की परमिशन की आवश्यकता होती है। Every postman will be supplied for his personal use with a copy of, प्रत्येक डाकिये को उसके निजी उपयोग के लिए किसकी एक प्रति प्रदान की जाएगी? करेक्ट आंसर आपके पास डी आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड की एक प्रति दी जाती है, कॉपी दी जाती है, जिसमें क्या होता है, डाकिये के क्या कर्तव्य हैं, कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें दी होती हैं, तो उसको पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड दी जाती है। और ये रीजनल लैंग्वेज में होती है, क्षेत्रीय भाषा में होती है, ताकि पोस्टमैन आसानी से इसे समझ सके। Who may be employed to make inquiries into minor complaints, verify payment of electronic money orders, and test the work of postmen and letterbox attendants when they are employed for such a purpose। तो किसको? छोटी मोटी शिकायतों की जांच करने, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के भुगतान को सत्यापित करने, पोस्टमैन और लेटर बॉक्स अटेंडेंट के काम का परीक्षण करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है जब उन्हें ऐसे उद्देश्य के लिए नियोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो ये प्रधान डाकिये के कर्तव्य होते हैं। क्या कर्तव्य होते हैं? छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स के भुगतान का सत्यापन करना, उसके बाद डाकियों और लेटर बॉक्स अटेंडेंटों के काम का परीक्षण करना जब भी उनको इस तरह के उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In cases where the transmission or delivery of letters would be delayed by the dispatch or delivery at the same time of books, pattern or sample packets other than registered newspapers or parcels, such articles may be held back in the office of posting for a period not exceeding। ऐसे मामले जहां बुक पैटर्न या नमूना पैकेट पंजीकृत समाचार पत्रों के अलावा या पार्सल के एक ही समय प्रेषण या वितरण के कारण पत्रों के प्रसारण या वितरण में देरी होगी, ऐसे लेखों को पोस्टिंग के कार्यालय में एक अवधि के लिए रोका जा सकता है, और ये अवधि जो है कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। अब क्या बोलना क्या है? आपके पास अगर दो तरह के आर्टिकल हों, एक साइड आपके पास लेटर हैं, दूसरी साइड आपके पास बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट है या फिर पार्सल है, ठीक है। एक आपकी श्रेणी आ गई जिसमें लेटर है, दूसरी साइड बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल, इनमें से कोई एक वस्तु है। अब क्या होता है, बुक पैटर्न, सैंपल पैकेट या पार्सल को आपने वितरित करना है या प्रेषित करना है, उनके वितरण या प्रेषण की वजह से आपके पास जो पत्र है उनके वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है। आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप वहाँ पे बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल को एक दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं। पहले आप लेटर को वितरित करेंगे या लेटर को प्रेषित करेंगे। अब यही सेम चीज़ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में होगी, लेकिन ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी ऐसी चीज़ होती है, लेकिन वहाँ पर जो रोक कर रखा जाता है वो कौन से आर्टिकल होंगे? बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट होते हैं, वहाँ पे पार्सल को नहीं रोका जाता। तो ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, वितरण के कार्यालय में अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर इन आर्टिकल्स को अगले वितरण तक, मतलब अगर एक दिन में 2 डिलीवरीज होती हैं, पहली डिलीवरी पे अगर रोक लिया तो दूसरी डिलीवरी के ऊपर उनका वितरण किया ही जाता है, पहली डिलीवरी के वक्त उनको रोका जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। Separate written instructions are required for every change of address, and instructions will not ordinarily be attended to for a longer period than, unless renewed within that time, except in the case of persons leaving India, and a longer period may be specified if desired। पते में प्रत्येक परिवर्तन के लिए अलग अलग लिखित निर्देश आवश्यक हैं, और निर्देशों पर आमतौर पर से अधिक लंबी अवधि के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस समय के भीतर नवीकृत ना किए जाएं, सिवाय भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों के मामले में को छोड़कर जहां एक लंबी अवधि निर्दिष्ट की जा सकती है। यदि वांछित हो तो कोई भी व्यक्ति जो अपना एड्रेस चेंज करता है
तो वो क्या करता है, लिखित निर्देश देता है। कहाँ पर देता है, हम बार बार करते हैं, जिस जगह से वो जा रहे हैं उस जगह के पोस्ट ऑफिस में, जिस नई जगह पर वो जा रहे हैं उस जगह के पोस्ट ऑफिस को, उन दोनों डाकघरों में वो लिखित निर्देश देता है। और ये जो लिखित निर्देश होते हैं 3 महीनों तक के लिए वैलिड रहते हैं। अगर आपको इनको रीन्यू नहीं करते हैं तो ये एक्सपायर हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के बाहर कहीं जाता है तो ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये लंबे समय के लिए भी निर्धारित हो सकती हैं, लेकिन बाकी मामलों में 3 महीनों के लिए वैलिड रहती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the electronic money order is payable to a person who is not permanently residing within the jurisdiction of the office of payment or personally not known to the postmaster or any of his subordinates, then यदि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर किसी ऐसे व्यक्ति को देय है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को उसका भुगतान किया जाना है जो भुगतान कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थायी रूप से नहीं रहता है, या पोस्ट मास्टर या उसके किसी अधीनस्थ व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से परिचित भी नहीं है, तो क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर विल बी पेड ओनली ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट विद द पर्सन नेम्ड इन द मनी ऑर्डर। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आता है, लेकिन वो आपके वितरण क्षेत्राधिकार में परमानेंटली नहीं रहता है, कहीं बाहर रहता है, या पोस्ट मास्टर उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, या पोस्ट मास्टर के अधीनस्थ जो भी कार्यालय में होते हैं उनमें से भी कोई उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है, तो क्या किया जाएगा? उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान कैसे किया जाएगा? इसके लिए सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की आवश्यकता होती है। उसको क्या 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 चाहिए? एक संतोषजनक प्रमाण चाहिए उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर में जो भी क्या होगा, व्यक्ति होगा जिसके लिए उस मनी ऑर्डर को भेजा गया है, उस व्यक्ति के साथ उसकी पहचान की जाएगी, यानी कि जो दावेदार रहेगा उसकी पहचान की जाएगी। पहचान के लिए उसको कोई प्रूफ वहाँ पे देना पड़ेगा, तो संतोषजनक प्रमाण वो देगा, उसके बाद ही उस इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाएगा। The delivery of a postal article at the house or office of the addressee or to addressee or his servant or agent or other person considered to be authorized to receive the article according to the usual manner of delivering postal articles to the addressee is deemed to be delivered to addressee under Post Office Act। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है वितरण की। क्या बोला गया है कि डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल, किसी भी डाक वस्तु का वितरण जब आप करते हैं, कहाँ पे करते हैं? प्राप्तकर्ता के घर पर या प्राप्तकर्ता के कार्यालय में करते हैं। दूसरी बात, किसको करते हैं? प्राप्तकर्ता को करते हैं, उसके नौकर को करते हैं, या फिर लिखित में उसने, यानी कि जो प्राप्त करता है उसने लिखित में अगर किसी को अधिकृत किया हुआ है अपनी डाक वस्तु में प्राप्त करने के लिए, उसको आप उस डाक वस्तु का वितरण करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको वितरण मानना चाहेगा। किसके अंडर मानना चाहेगा? पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर मानना चाहेगा। तो करेक्ट है, तो इसका सही आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ द एड्रेसी व्हाइल रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल टू हिम मेक्स एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर द डिटेंशन ऑफ द आर्टिकल, or if the addressee is not found at the given address on the article shall be detained in the post office for a period not exceeding from the date of its presentation to the addressee or from the date of its last sent out for delivery as the case may be। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इतना लंबा लिखा हुआ है कि किसी भी डाक वस्तु का अगर प्राप्तकर्ता घर पर नहीं मिलता है, दिए हुए एड्रेस पर नहीं मिलता है, या फिर वो क्या करता है, जब डाक वस्तु को लेने से इनकार करता है उसी के साथ वो एक लिखित में आवेदन भी करता है पोस्ट ऑफिस में कि मेरी इस डाक वस्तु को रोक के रखा जाए, तो ऐसी डाक वस्तुओं को डाक घर में मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए रोका जाता है। और ये 7 दिन की अवधि कब से गिनी जाती है? जिस तारीख को वो डाक वस्तु एड्रेसी को प्रस्तुत की जाती है उस तारीख से, या लास्ट टाइम जब उस आर्टिकल को डिलीवरी के लिए भेजा जाता है उस तारीख से क्या किया जाता है? 7 दिनों तक, उस डेट से 7 दिनों तक उसको डाक घर में रोक कर रखा जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ बी ऑर्डर फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट हु शुड
have it neatly copied by one of the sorting assistants into the guidance book of each set concerned. अधीक्षक से विआदेश प्राप्त होने पर किसको इसे प्रत्येक संबंधित सेट की मार्गदर्शन पुस्तिका में छंटाई सहायकों में से एक द्वारा बड़े करीने यानी कि साफ सुथरे तरीके से कॉपी करवाया जाना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड ऑफिसर का काम होता है। तो जब भी ऑर्डर प्राप्त होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर का ये काम करता है कि वो सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोई भी एक सॉर्टिंग असिस्टेंट से गाइडेंस बुक में इन बी ऑर्डर्स को कॉपी करवाए। बाकी बी ऑर्डर का मतलब भी सभी को समझाना रिकॉर्ड ऑफिसर का काम होता है। Has nothing to do with the articles contained in the closed mails made over to him for disposal, but transit bags addressed to the section or office are opened and the bags contained in them are disposed of by him. तो निपटान के लिए किसे सौंपे गए बंद मेलों में शामिल वस्तुओं से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके द्वारा अनुभाग या कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग उसके द्वारा खोले जाते हैं और उसमें मौजूद वस्तुओं या बैगों का निपटान उसके द्वारा किया जाता है। तो ये किसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है? मेल गार्ड और मेल एजेंट की ड्यूटीज़ में आता है। तो उसे बंद डाक में जो वस्तुएं सौंपी जाती हैं उसके अंदर की वस्तुओं का उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। उन वस्तुओं के साथ उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, लेकिन उसके अनुभाग या कार्यालय के लिए जो भी ट्रांजिट बैग संबोधित होते हैं उनको खोलना और उनके अंदर की वस्तुओं या थैलों का निपटान करना मेल एजेंट या मेल गार्ड का कर्तव्य बनता है। The presence and direct supervision of the following official is not required while closing and sealing the transit bag. ट्रांजिट बैग को बंद या सील करते समय निम्नलिखित अधिकारी की उपस्थिति और प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। जब भी किसी ट्रांजिट बैग को बंद किया जाता है या तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए या हेड मेल गार्ड वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए या मेल एजेंट उपस्थित होना चाहिए। हेड रिकॉर्ड ऑफिसर नहीं होगा। कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If the case transit bag of mailman is addressed to the mail office of a terminal station by a mail office of originating station, अगर किसी भी मेल बैन का केस ट्रांजिट बैग ओरिजिनेटिंग स्टेशन यानी कि प्रारंभिक स्टेशन के मेल कार्यालय द्वारा अंतिम स्टेशन के मेल कार्यालय के लिए संबोधित किया जाता है, अंतिम स्टेशन पर टर्मिनल स्टेशन पर हु शुड एंटर दी वैन, वैन के अंदर कौन प्रवेश करता है, एंड आफ्टर एग्जामिनिंग दी सील एंड फास्टनिंग टू असर्टेन वेदर दे हैव बीन टैम्पर्ड विद और नॉट, फिर वो क्या करेगा? केस ट्रांजिट बैग की सील जिसके साथ उसको बांधा है उस रस्सी इत्यादि की जांच करेगा। क्यों जांच करेगा? वो ये देखने के लिए जांच करेगा कि किसी भी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। शुड ओपन दी केस ट्रांजिट बैग, उसके बाद वो केस ट्रांजिट बैग को खोलेगा। फिर उसके बाद एग्जामाइन दी सील्स, कोड्स, लेवल्स एंड कंडीशन ऑफ दी बैग्स, उसके अंदर जो थैले होंगे, केस ट्रांजिट बैग के अंदर जो थैले होंगे उनकी सील, उनकी कोड, उनकी लेवल और स्थिति की जांच करेगा। फिर उसके बाद उनको मेल लिस्ट जो उसके अंदर होगी उनके साथ भी उनकी जांच करेगा। तो ये किसका काम होता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। विच ऑफ अ सेक्शन शोज द स्टेशंस एंड दैट ऑफ मेल ऑफिस, द आवर्स एट विच मेल्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड एंड आल्सो द डिटेल्स ऑफ द मेल्स एंड इन व्हाट केसेस दे विल बी एनक्लोज्ड इन अ ट्रांजिट बैग। अनुभाग की कौन सी चीज़ स्टेशन और मेल कार्यालयों के उन घंटों को दर्शाती है जिनके दौरान मेल प्राप्त होते हैं या भेजे जाते हैं, और साथ ही मेल का विवरण और किस स्थिति में उन्हें ट्रांजिट बैग में संलग्न किया जाना चाहिए। तो अनुभाग की जो ड्यू मेल लिस्ट होती है वो ये चीज़ दर्शाती है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो किसी भी अनुभाग की ड्यू मेल लिस्ट क्या दर्शाती है? स्टेशनों या डाक कार्यालयों के उन घंटों को दर्शाती है जिनके दौरान डाक प्राप्त होती है या प्रेषित की जाती है। साथ में मेल की डिटेल को भी दर्शाएगी और किस स्थिति में डाक आपने ट्रांजिट बैग में बंद करनी है, इस चीज़ को भी ड्यू मेल लिस्ट दर्शाती है। इन ट्रांजिट सेक्शंस द मेल एब्स्ट्रैक्ट इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म, ट्रांजिट अनुभागों में मेल सार को कौन से फॉर्म के ऊपर बनाया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। M42 के ऊपर बनाया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट जो है मेल ऑफिस के लिए
M43 के ऊपर बनाया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट दो भागों में विभाजित होता है, मेल्स एंड बैग्स। कौन कौन सी चीज़ें रिसिप्ट वाली साइड लिखेंगे, कौन सी चीज़ें डिस्पैचेस वाली साइड लिखेंगे। प्रमोशन चाहिए तो ज़रूर याद करना क्योंकि पूछी जाती हैं। Irregularities observed by the head sorting assistant or reported to him by other sorting assistants of the set must be brought to notice of superintendent through प्रधान छंटाई सहायक द्वारा देखी गई अनियमितताएं या सेट के अन्य छंटाई सहायकों द्वारा उसे रिपोर्ट की गई अनियमितताओं को किसके माध्यम से अधीक्षक के ध्यान में लाया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, डेली रिपोर्ट के माध्यम से। तो डेली रिपोर्ट जो है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है, सेट की रफ नोटबुक्स में से लिखी जाती है। इसमें क्या रहता है, जो भी इरेगुलरिटीज़ या अनियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट देखता है या सेट की अन्य छंटाई सहायक हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को जो इरेगुलरिटीज़ या अनियमितताएं बताते हैं वो इस डेली रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। फिर क्या होता है, इस डेली रिपोर्ट को सुपरिटेंडेंट आरएमएस को प्रस्तुत किया जाता है रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। इन आरएमएस स्टेशनरी रेट लिस्ट इज इशूड बाई रेलवे मेल सर्विस में स्टेशनरी दर सूची किसके द्वारा जारी की जाती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस या अधीक्षक रेलवे मेल सेवा के द्वारा जारी की जाती है। क्या चीज़ दर्शाती है, स्टेशनरी दर सूची दर्शाती है। शोज द नंबर और क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी टू बी सप्लाइड टू ईच सेट ऑफ एवरी सेक्शन और मेल ऑफिस इन डिवीजन। मंडल में जितने भी अनुभाग हैं, मंडल में जितने भी मेल ऑफिस या डाक कार्यालय हैं, उनके प्रत्येक सेट को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी की संख्या और क्वांटिटी या मात्रा को दर्शाती है। स्टेशनरी रेट लिस्ट दर्शाती है। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Which of the following is not the content of portfolio? इनमें से कौन सी पोर्टफोलियो की सामग्री नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, LED बल्ब नहीं है। जितनी भी सामग्रियां हैं आपने सारी याद करनी है। Before the close of the mail office, who must collect all the stamps and seals and lock them up? मेल कार्यालय बंद होने से पहले किसको सभी मोहरों और सीलों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें बंद करना होगा। 22 की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। तो ये हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है कि मेल ऑफिस बंद होने से पहले जितनी भी स्टैम्प्स या सील्स हैं उन सभी को इकट्ठा करे और ताला लगा कर रख दे। If a postman's beat extends beyond a single town or village, he must in addition to the postman's book keep। यदि एक डाकिया की गश्त एक शहर या गांव से आगे तक फैली हुई है तो उसे डाकिया के बही खाते के अलावा और क्या रखना होगा। 23 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। जब भी किसी डाकिये की गश्त एक टाउन या विलेज से ज़्यादा तक फैली हुई है उसे पोस्टमैन बुक तो रखनी भी है, साथ में विलेज पोस्टमैन विजिट बुक जो MS 86 के ऊपर बनती है उसका रख रखाव भी करना होगा। वेयर द माइनर इज अंडर ईयर ऑफ डिस्क्रिशन, अंडर क्या हो जाएगा, अंडर ईयर्स ऑफ डिस्क्रिशन क्या हो जाएगा, अभी तक वो इतना समझदार नहीं है। एंड इज लिविंग विद हिज पेरेंट और लॉफुल गार्डियन, पेमेंट शुड बी मेड टू ऑन हिज साइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर किसी ऐसे नाबालिग के लिए आता है जो विवेकाधीन वर्षों में है, विवेकाधीन मतलब हो जाएगा अभी तक वो समझदार इतना नहीं हुआ है, तो पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की माता पिता या वैध अभिभावक को की जाएगी और उसके लिए जो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन लगेगा मनी ऑर्डर के ऊपर वो भी उसके माता पिता या वैध अभिभावक का लगेगा। करेक्ट आंसर 24 का क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, and the amount of electronic money order payable to illiterate villager is 5 rupees or more and no literate witness is available in the village. Payment should be duly attested by taking the left thumb impression of the on the electronic money order. जब किसी अनपढ़ ग्रामीण को दे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की राशि 5 रुपये से अधिक हो और गांव में कोई भी साक्षर गवाह उपलब्ध ना हो, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पर किसके बाएं अंगूठे का निशान लेकर भुगतान को विधिवत सत्यापित किया जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए क्या है, एक अनपढ़ व्यक्ति है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आता है 5 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा के लिए, तो वहाँ पर
उसके लिए जो अटेस्टेशन करेगा वो कौन करेगा? अगर तो गांव में कोई विलेज पढ़ा लिखा हुआ है विलेजर, तो उसके अटेस्टेशन ले ली जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो विलेज का जो गांव का मुखिया होगा उसके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, फिर उसका नाम भी उस अंगूठे के साथ लिख दिया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था आपके पास नॉर्थ ईस्ट सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2023 का क्वेश्चन पेपर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही आसान भी है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि पढ़े हुए में से है, बहुत ही आसान है, बार बार ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना है या बुक्स आपको परचेज़ करनी है, आपको हर एक LDC एग्ज़ाम के लिए हर एक प्रकार की बुक हमारे पास मिल जाएगी। आप 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।